अपन आते हैं कब 1909 में, 1892 था 1909, आप ऐसे समझो 1861 से 92 यानी कि 30-31 साल का डिफरेंस था। अब जो नेक्स्ट एक्ट आया ना वो 18 ईयर्स में आ गया। नेक्स्ट जो आएगा ना वो 1909 के बाद 1919 में ही आ जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि अब क्या है, थोड़ा बहुत वो जो इंडियन नेशनलिज्म है ना वो थोड़ा ग्रोइंग स्टेज पे है। 1909 का एक्ट क्या है? मैंने कहा था हर एक्ट के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा। पहली बात तो एक ऐसे नाम याद रख लो, इसको मॉरलेमेंटो रिफॉर्म्स कहते हैं, हमेशा याद रखने का है। ये दोनों भाई जो है ना, ये दोनों भाइयों ने इंडिया पाकिस्तान का बंटवारे की जो नींव रखी थी ना वो इन दोनों ने रखी थी। इसका बैकग्राउंड क्या था? मुस्लिम लीग बनी, पार्टीशन ऑफ बंगाल की बातें चल रही थी, वो चल रहा था। एक और चीज़ थी, ब्रिटिश में बहुत डर का माहौल था। कैसे? इधर ग्रोइंग नेशनलिज्म चल रही थी, दूसरा उधर एक छोटे से जापान ने इतने रशिया को क्रश कर दिया था। ब्रिटिश के मन में थोड़ा बहुत डर तो था। क्यों आया था? ब्रिटिश सेंस्ड अ ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ नेशनलिज्म, स्मॉल जापान क्रश्ड लार्ज रशिया, देयरफॉर विंड्स ऑफ चेंज। ब्रिटिश ने अपनी वापस से जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, उसको और तरीके से शिकंजा कसना चाहा। इस वजह से ये लोग लेकर आए 1909 का एक्ट। उसमें एक चीज़ क्या हुई जो कि अच्छी चीज़ थी, एक तो क्या वही सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, 16 से 60 बना दिए। फर्स्ट टाइम, अभी तक सारे जो इंडियंस आए थे ना कोई भी, सब लेजिस्लेटिव काउंसिल में आए थे, भले वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आए हो या नॉमिनेशन से आए हो। फर्स्ट टाइम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इंडियन इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक इंडियन को पहली बार कौन से एक्ट में लाया गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन सी काउंसिल में? एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। याद रखने का है, ठीक है, पहली बार लाए थे। दूसरा जो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि भैया मेंबर्स कुड आस्क बजट, आस्क क्वेश्चंस एंड आल्सो आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, जो कि 1892 में अलाउड नहीं थे। बट लिमिटेशंस क्या थी? फॉरेन पॉलिसी और रिलेशन विद प्रिंसली स्टेट्स, इसको तो भैया आप छेड़ ही नहीं सकते, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स को तो उनको बढ़िया अपीसमेंट करके, प्रिंसली स्टेट को तो 1947 तक अपीसमेंट करेंगे भाई। 1947 के बाद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मतलब और बाकी जो अपनी गवर्नमेंट थी नेहरू साहब की, इन सब की इतनी मेहनत लगी थी इन प्रिंसली स्टेट्स को वापस से भारत को एक करने में। और ना आप समझो प्रिंसली स्टेट्स, आप किसी दिन मैप देखोगे ना, अलग अलग जगह पे प्रिंसली स्टेट्स हैं। अगर वो इंडिया का फॉर्म होने का पार्ट नहीं करते तो इंडिया होता ही नहीं, वो एक यूनाइटेड इंडिया होता ही नहीं भाई, क्योंकि वो यहाँ पर प्रिंसली स्टेट है, फिर इंडिया, फिर प्रिंसली स्टेट है, फिर इंडिया, प्रिंसली स्टेट है, इंडिया, भाई तो कैसे बनेगा? मैप ही नहीं बनता। तो ये आप समझो कि यहाँ पर ये जो था ना प्रिंसली स्टेट को तो इन्होंने ऐसे पकड़ के रखा था कि इतना प्यार से रखा था कि आपकी जो मर्जी आप करो, आप हम आपके साथ है, और वो भी खुश थे। तो ये इलेक्शंस, थोड़ा बहुत इलेक्टेड मेंबर्स था, लोकल मेंबर्स, इलेक्टोरल कॉलेज की बात हुई। लेकिन जो इन्होंने सबसे खतरनाक बात करी, जिसकी मतलब आप ये समझ लो कब की बात चल रही है, 1909 की। आज क्या चल रहा है? 2026। कितने साल हो गए? इतने सालों के बाद भी ये जो उन्होंने एक्ट में एक चीज लाए थे ना, उसका खामियाजा आज तक भुगत रहे हो। अपन को ये भी नहीं पता पर कितने टाइम तक भुगतेंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, यानी कि मुस्लिम मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए मुस्लिम ही वोट करेंगे, इंडियंस को इंडियन ही करेंगे। भाई साहब ये एक इनका मतलब आप ये समझ लो कि डिवाइड एंड रूल एक पॉलिसी थी, उसको आप ये कितना खतरनाक दिमाग लगाते थे। मुस्लिम मेंबर्स टू बी इलेक्टेड बाय मुस्लिम वोटर्स ओनली। अपने दिमाग में पहले ऐसा ज़्यादा कुछ था ही नहीं, हिंदू मुस्लिम भाई 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 सब एक साथ ही रह रहे थे, सब कुछ ऐसा था ही नहीं। ये जो नींव है ना ये इन्होंने रखी थी। जो मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने लड़ाई कर करके बाद में पाकिस्तान अलग कराया ना भैया, उनके दिमाग में भी बात थी, दिमाग में बात डाली किसने? इन लोगों ने। तब जाकर इन्होंने था कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट है, तो इन्होंने वहीं से ही कम्युनिटी का बाइफर्केशन चालू कर दिया। इसलिए फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट को कहते हैं लॉर्ड मिंटो को। अभी भी अपन लॉर्ड कहते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ये जो नींव रखी है ये अपन आज तक है। आप ये देखो जो कम्युनल इलेक्टोरेट है ना वो इतना सा पौधा था, और ये जो पौधा पूरा का पूरा पेड़ बनाना ये पार्टीशन के रूप में 1947 में आया। आप इसको पेड़ तो क्या कह लो, 2026 तक आज की तारीख में आपको ही पता है कि इंडिया पाकिस्तान में अगर झगड़ा नहीं होता तो आज दोनों देश कितना एडवांस कर चुके होते, कितना उनका मिलिट्री पे, आपका वॉर पे और इन सब चीज़ों पे खर्चा बच चुका होता, कितनी यूनिटी होती, कितनी पावर होती। आप ये समझ लो कि जो ईस्ट साइड है ये इतना ग्रेट बन चुका होता, लेकिन ये वेस्ट जो है ना ये बनना ही नहीं देना चाहता। इसके पीछे का रीज़न यही था, इन्होंने यहाँ पर डिवाइड एंड रूल लिखा, और ये डिवाइड एंड रूल यहाँ कर आगे जाकर एक पार्टीशन का रूप लेता है।
ठीक है, ये तीनों एक्ट्स हैं, ये स्लाइड में तीनों एक्ट्स हैं। तीनों एक्ट्स का अगर अपन रिवीजन चाहें तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं होए। 1858 में आया था गुड गवर्नेंस वाला एक्ट। 1861 में इंडियंस को पहली बार एसोसिएट किया था प्रोसेस नॉमिनेशन एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। 3 मेंबर्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनाया था। कैसे? ये रहा लेजिस्लेटिव काउंसिल। और उसके बाद इसके बाद लिमिटेड लेजिस्लेटिव रोल, वॉइसरॉय हैड पावर टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स। डिसेंट्रलाइजेशन का स्टार्ट हो गया था। उसके बाद पोर्टफोलियो सिस्टम लेकर आए थे और एक ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आई थी। बेसिकली ये चीज़ हुई थी। 1892 में क्या हुआ था? गवर्नर्स ऑन रिकमेंडेशन ऑफ वेरियस बॉडीज, इनका एक बेसिकली एक इनडायरेक्ट इलेक्शन जैसा कुछ बात होने लग गई थी। हालांकि इन्होंने एक्चुअल वर्ड इनडायरेक्ट इलेक्शन यूज़ करा था क्या, याद रखना है कि नहीं करा था, लेकिन वैसी वैसी कुछ बात हो गई कि मेंबर्स थोड़ा बहुत बजट डिस्कस कर सकते थे, कुछ क्वेश्चंस कर सकते थे, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कर सकते थे क्या? नहीं। 1909 में क्या हुआ? पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम एसोसिएटेड इंडियंस विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यहाँ पर एसोसिएटेड इंडियंस विद लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ पर एसोसिएटेड इंडियंस विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वॉइसरॉय। उसके बाद इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स लेकर आए। लीगलाइज कर दिया इन्होंने किसको? कम्युनलिज्म, जिससे अपन आज भी लड़ रहे हैं कम्युनलिज्म से, इन्होंने उस टाइम पे उसको लीगलाइज कर दिया। साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल 16 से डायरेक्ट 60 बना दी। उसके बाद मेंबर्स को सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस एंड मूव बजट रेजोल्यूशंस एक्सेट्रा। और उसके बाद ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन करके डायरेक्ट रोल ऑफ मुस्लिम वोटर्स क्या है। तो ये बेसिकली 3 एक्ट का मेजर अपना डिफरेंस होता है। इसके आगे क्या होगा, अपन इसका पैटर्न ऐसा समझेंगे। अब 1909 में जाकर काउंसिल एक्ट हो जाते हैं खत्म। अब क्या होगा? वापस एक ड्रामेटिक इवेंट होगा जो कि आगे की पॉलिटी को शेप करेगा। आप समझो, पहले ड्रामेटिक इवेंट हुआ, फिर पॉलिटी शेप हुई, फिर हिस्टोरिकल इवेंट हुआ 1857 और फिर शेप हुई। अब 1909 के बाद क्या होगा? ये जब, क्योंकि क्या ब्रिटिशर्स का क्या बहुत ज़्यादा हो गया था। कैसे? बंगाल को इन्होंने वो डिवीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल करने लगे, फिर उसके बाद चीज़ें कुछ ना कुछ बढ़ती गई। अब 1909 के बाद क्या होगा? 1909 के बीच 1919 के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होएगी, वो होएगी वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, और एक और चीज़ होएगी, साथ में एक हीरो की एंट्री होएगी, महात्मा गांधी। ये अपन अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस पूरी पहले थीम को समझेंगे एंड देन आगे अपन एक्ट पे जाएंगे। अपन कोई भी एक्ट को आइसोलेशन में नहीं पढ़ रहे कि भाई ये 4 पॉइंट पढ़ लिए, फिर क्वेश्चन अगर आएगा इन्हीं में से आ जाएगा, तो ये 5 पॉइंट भी पढ़ के हो सकता है, लेकिन उसकी थीम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को साहब, जब तक थीम नहीं समझोगे ना, तो आप जब तक पॉलिटी और हिस्ट्री को कनेक्ट नहीं कर पाओगे, जब तक आप ये कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तो आगे जाकर आपको मेंस के लिए भी तो तैयारी करनी है। नहीं भी करनी तो आपको पता तो होना चाहिए, रट के तो आपके 6 महीने में 4 महीने भूल जाओगे। तो ये जाकर चीज़ें यहाँ पर जाकर अपन को किस तरीके से उसकी थीम समझनी ना, कि आप ऐसे छुटके बता दो, आप भले प्रोविजन नहीं बता पाओ कि हाँ यार ऐसा, उनका नाम नहीं बता पाओ कि कौन से मेंबर इलेक्ट हुए थे, लेकिन आपको थीम पता होनी चाहिए कि यार 1892 एक्ट क्यों आया था। ऑब्वियसली 1886 में कांग्रेस बनी थी, 1885 में उसके क्वेश्चंस के लिए आया था। 1861 में एक्ट क्यों आया था? अरे 1857 में क्रांति हुई थी, तो ऑब्वियसली उसके बाद कंपनी रूल खत्म होकर ये आया था। ऐसे कर करके हर चीज़ें पूरी, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मुंह उठा के चलो यार आज नींद में से उठ के चलो 1909 एक्ट बना देता हूँ मैं तो आज, नहीं। हर चीज़ के पीछे रीजन है। उनको दिख गया है नेशनलिज्म चल रहा है, हम लोग को तो ये धक्के मार के बाहर निकाल देंगे, हमको डिवाइड एंड रूल लाना पड़ेगा, पीछे अलग ही पॉलिसीज चल रही हैं, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें के अपन को एक साथ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाकर अपन को पूरी थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट आएगी। तो बेसिकली अपन नेक्स्ट सब 1909 के बाद क्या होता है वो पढ़ेंगे। ठीक, कट। अब क्या होता है, 1909 का एक्ट आ गया। अब हिस्ट्री में ना कुछ चीज़ें एक साथ करोगी, एक साथ कैसे करोगी? 1909 एक्ट के बाद क्या होगा, एक अपनी चालू होगी वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, अब ये 10 साल के बीच में क्या होता है, एक हीरो की एंट्री होती है। हीरो कौन? अपने महात्मा गांधी जी। वर्ल्ड वॉर होता है, रॉलेट एक्ट करके एक एक्ट आता है, जलियांवाला बाग होता है, ये सारी चीज़ें अकर होती हैं इनके बीच में। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स को बैकग्राउंड में क्या लग रहा था कि यार हमको थोड़ी बहुत रिप्रेजेंटेटिव दे देंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक बंदे को बिठा दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा चीज़ें कर दी, तो ये लोग चुपचाप शांति से बैठ जाएंगे। भैया सीधी सी बात है, इनको लगा कि भैया मॉडरेट्स यानी को रिफॉर्म्स मिल गए, मुस्लिम को इलेक्टोरेट्स मिल गए, एक्सट्रीमिस्ट्स को इन्होंने आइसोलेट कर दिया, जेल में डाल दिया, बंद कर दिया, खत्म कर दिया। उस टाइम में गांधी जी थे नहीं, जितने रूलर्स थे इधर उधर तितर बितर कर दिया, पूरी मूवमेंट को इन्होंने दबा दिया। ठीक है, अब काउंसिल खत्म हो गए। अब कुछ ना कुछ तो भाई आगे इतना कुछ बड़ा कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन आगे वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 आती, ब्रिटिश के ऊपर आ गया प्रेशर। अब ब्रिटिश को थी इंडियंस की ज़रूरत, भाई उनके पास तो मेंबर्स आगे लड़ने के लिए आदमी तो चाहिए ना, वहाँ पर नंबर्स तो चाहिए ना, पहले जैसे थोड़ी ना, अभी जैसे साइबर वॉर हो रहा है या फिर कुछ ये आपका बायोलॉजिकल वॉर हो रहा है, उस टाइम पे तो नंबर से ही बात होती थी। इधर अपने पास पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस थोड़ी बहुत ग्रोथ हो गई थी आईएनसी के थ्रू। ठीक है,
अब 1909 से 1919 तक क्या हुआ, जो अपना शिफ्ट हुआ ना, वो पहले इलाइट्स पॉलिटिक्स, यानी कि मैंने आपको बोला था कांग्रेस में कौन है, लॉयर्स है, प्रोफेशनल्स है, इलाइट्स हैं। लेकिन इस ड्यूरेशन में ऐसा कुछ होगा कि जो इलाइट से लेकर जो मेन पॉलिटिक्स है ना, यानी कि जो कनेक्ट कर पाएगा वो पूरा मासेस, रूट्स सब कनेक्ट कर पाएंगे, तब जाकर पूरा एक पावरफुल यहाँ पर पॉलिटिकल पॉलिटी बनेगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि मोर इंडियंस इन्वॉल्व होते हैं पॉलिटिकल एक्शंस में। कैसे, अभी तक अपन ने कोई बात करी क्या कि विलेजर्स, वर्कर्स, फार्मर्स, वुमेन, बेसिकली आम आदमी का इन्वॉल्वमेंट आएगा। कैसे आएगा वो अभी समझेंगे। ठीक है, ड्रामेटिक इवेंट कौन सा आएगा, वर्ल्ड वॉर 1। ब्रिटिशर्स को एकदम से किसकी जरूरत पड़ेगी, सोल्जर्स, मनी, रिसोर्सेस एंड लॉयल्टी की। तो बेसिकली क्या होता है कि जब वर्ल्ड वॉर 1 आती है ना, तो आप इस बात को समझो कि ब्रिटिशर्स को चाहिए भैया पैसा, आदमी, रिसोर्सेस, सब चाहिए उनको। तो अब उनको चाहिए तो इधर ब्रिटिश की, इंडियंस की थोड़ी बहुत पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जाग चुकी है। एक साइड तो ये चल रहा है भाई, बैकग्राउंड में INC 1909 एक्ट में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस तो जाग चुकी है, ब्रिटिशर्स को चाहिए जरूरत। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, ये भी थोड़े से वीक हो गए। हीरो की एंट्री होती है महात्मा गांधी जी की, वो भारत की पॉलिटी की लैंग्वेज बदल देते हैं। और आप एक बात समझो, सपोज आपके पास है स्प्लेंडर, बहुत अच्छी गाड़ी है, अब आप स्प्लेंडर से घूम रहे हो, आपका एक दोस्त है उसके पास भी स्प्लेंडर है, पैशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब किसी के पास एक BMW बाइक है, तो आप समझो कि जब आप स्प्लेंडर वाले हो ना, आप वो BMW बाइक वाले से कनेक्ट भी करना चाहोगे ना, तो आप इतना ईजी नहीं कनेक्ट नहीं कर पाओगे। वहीं साथ में आपके कोई स्प्लेंडर वाला खड़ा होगा या कोई पैशन वाला होगा, मतलब कोई उस रेंज की गाड़ी खड़ा होगा, तो आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे। आप BMW वाले को ले लो, अब भाई कोई BMW बाइक वाला चला रहा है जिसकी मान लो 20 लाख की गाड़ी है, ठीक है, और वो BMW वाले घूम रहे हैं, और BMW वाले के साथ मान लें कोई ऐसी कार में घूम रहा है जो कि मतलब 2-5 करोड़ की कार है, वो BMW बाइक वाला 2-5 करोड़ की कार वाले से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। सो बेसिकली क्या, ये एक स्टेटस की वजह से वो आपस में कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो जो लैंग्वेज बदली वो किसने बदली, महात्मा गांधी जी ने। आपने देखा हमेशा कि महात्मा गांधी जी को याद करो, हमेशा याद आता है धोती, लाठी, चश्मा। क्यों, वो जब इंडिया में आए ना 1915 में, उन्होंने कहा कि मैं पॉलिटिक्स में घुसने से पहले ग्राउंड को समझना चाहता हूं। वो विलेजेस के पद यात्रा करी, उन्होंने विलेजर से कनेक्ट करा। अब विलेजर्स क्या है, अब जैसे मान लो कांग्रेस का एक सूटेड बूटेड आदमी जा रहा है, पहले गांधी जी से पहले से कांग्रेस भी थी, तो कांग्रेस का एक सूटेड बूटेड आदमी बढ़िया शूज पहन के कार उसमें से निकल के जा रहा है। अब उसमें फार्मर्स उसके पास जाने से ही कतराएगा, अपनी प्रॉब्लम बताने से कतराएगा, वो उस इलाइट प्रोफेशनल से कनेक्ट इतना नहीं कर पाएगा। इसमें उसकी गलती नहीं है, पर एक कनेक्ट नहीं कर पाएगा। अब आप दूसरी साइड समझो कि गांधी जी लाठी लेकर घूम रहे हैं, अब लाठी लेकर घूम रहे तो फार्मर उनको तो अपना भाई समझेगा, अपने तो भाई भाई, वो सारी बातें उनसे कर पाएगा, गांधी जी उनकी बातें समझ पाएंगे। इस तरीके से पूरे धीरे धीरे भारत को गांधी जी ने अपने अपने वो चीजों से करके कनेक्ट करा, आम आदमी को, वुमेन को, उसके बाद सबको धीरे 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 करके ये लोग वहां तक पॉलिटी में शामिल करा। तो वो जो इलाइट क्लास था ना, वो सारे करके हुआ किसमें, एक मास पॉलिटिक्स में आया। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, ये गांधी जी ने लैंग्वेज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स बदली। ठीक है, इन्होंने रियल इंडिया को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि गांधी जी ने पॉलिटिक्स तो ज्वाइन नहीं करी, उन्होंने ये सब चीजें करी। अब वर्ल्ड वॉर 1 में तो फिर ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि चलो ठीक है, आप लोग हमारा वर्ल्ड वॉर 1 में साथ दो, हम लोग आगे जाकर आपको सेल्फ गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूशन जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ी बात थी इंडिया के लिए भाई। जो 1909 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक बंदे को बिठाया आज तक, वो 1917 में मात्र 8 साल बाद क्या कर रहा है, बातें कर रहा है किसकी, सेल्फ गवर्नेंस की। भाई रहेगा तो ब्रिटिशर्स ही, लेकिन उस टाइम में कंप्लीट इंडिपेंडेंस तो अपन भी नहीं मांग रहे थे भाई, अपन को भी नहीं पता था कि अपन उतने रूल करने के लायक है भी सही कि नहीं है पूरे भारत को। तो इतना तो अपने भी दिमाग में नहीं था। अपने दिमाग में क्या था कि चलो ठीक है, हमको हमारे हिसाब से करने दो, या फिर हमारे, आप रूल कर रहे हो तो हमारे बेटरमेंट के लिए करो, अपने बेटरमेंट के लिए मत करो। सो बेसिकली गांधी जी ने क्या करा कि वन मैन हु चेंज द लैंग्वेज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। भाई बाकी सब इंग्लिश बोल रहे हैं, उसमें घूम रहे हैं, ये बढ़िया एकदम हिंदी में और लोगों से एकदम देसी भाषा में कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने से पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करी, उन्होंने पूरा है ना जो पार्टिसिपेट जो करता है ना पॉलिटिक्स में, उसी को बदल डाला, अब मासिस को कनेक्ट कर डाला। ठीक है, अब 1917 में ब्रिटिश ने एक बिग प्रॉमिस करा, क्या बोला ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस लेकर आएंगे। ठीक है, अब आप समझोगे वो लड़का है, आप में से किसी आपका कोई दोस्त होगा जिसको एक लड़की पसंद आ रही, इंस्टाग्राम पे उसने इस लड़की को भेज दिया, बहुत ही शानदार, उसने जो फर्स्ट वो मैसेज किया था ना, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, कि जो आइस ब्रेकर मैसेज, उसने पहले तो पूरा गूगल करा, चैट जीपीटी करा, एंड में जाकर उसने इतना शानदार उसको फर्स्ट लाइनर भेजा, क्या, हाय।
जैसे हाय भेजा, लड़की कहा गया चलो ठीक है भाई हाय हेलो, तो फिर उसने फिर कहा यार ये तो इतना शानदार मैंने फर्स्ट लाइनर भेजा, आगे तो मेरा बढ़िया काम बनेगा। तो अपन क्या करते हैं, इसको वही वाली लाइन जो हमेशा देसी चेप देते हैं, क्या कि यार आई एम वेरी मच लेस एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, तो कैन यू प्लीज कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप। पता नहीं इनको व्हाट्सएप नंबर से क्या ऑब्सेशन है, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। भाई तुमको बात करनी है तो तुम इंस्टाग्राम पे कॉल भी कर सकते हो, टेक्स्ट भी कर सकते हो, पर जो भी है। तो वो जो व्हाट्सएप नंबर मांगा, लड़की ने कहा कि हाँ वाई नॉट, श्योर अभी देती हूँ, थोड़ी देर में देती हूँ। ये करके लड़की ने उसका रिप्लाई करना बंद कर दिया। तो देती हूँ लेकिन कब देती हूँ ये उसने नहीं बताया, उसने कहा थोड़ी देर में देती हूँ। वो थोड़ी देर कब खत्म होगी भाई, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 साल, 1 महीना, 6 महीना, जो भी है कुछ भी पता नहीं है। सेम किया ब्रिटिशर्स ने इंडिया के साथ। 1917 में बोल तो दिया भैया कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस देंगे आपको, लेकिन कब वो नहीं बोला, कैसे वो नहीं बोला, बस एक वादा कर दिया। फिर भी इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात थी भाई, जो इंसान आपको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक जने को बिठाया आज तक, वो आपको बोल रहा है आज की तारीख में 8 साल बाद के सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन देंगे, बात तो कर रहा है। चलो ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जब ये बात होती है फिर और 1-2 इवेंट होते हैं जो कि ब्रिटिशर्स को और मतलब उनके रियल चीजें सामने लेकर आते हैं। अभी तक क्या अपन समझ रहे हैं कि ब्रिटिश हाँ ठीक है यार ये इंडिया के लिए कर रहे हैं और ये इंडिया को अच्छे से करेंगे, सब कुछ हो गया ठीक है। तो सेल का 19 फिर वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, जीत जाते हैं, चलो ठीक है। जब वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो ये लोग लेकर आते हैं रॉलेट एक्ट। सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस की बात करने वाले लोग लेकर आते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में पता है क्या होता है, रॉलेट एक्ट में क्या होता है, डिटेंशन विदाउट ट्रायल का प्रोविजन होता है। बिना ट्रायल के आपको डिटेंशन कर लेंगे, जेल में भर देंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पुलिस पावर्स होती है, ये बेसिकली लाए किसके लिए है, ये रेवोल्यूशनरीज के लिए, एक्सट्रीमिस्ट्स के लिए, ताकि उन लोगों को दबा सके। अगर कोई भी आवाज उठाएगा तो कैसे, डिटेंशन विदाउट ट्रायल, ट्रायल ही नहीं है भैया, लॉ मेकिंग प्रोसेस ही इन्होंने उसको जख्मी कर दिया। ठीक है, इससे हो जाता भैया गांधी जी और बाकी इंडियंस का थोड़ा बहुत ट्रस्ट ब्रेक। यहाँ आकर थोड़ा बहुत इन पे क्वेश्चन उठने लगता है कि भाई ये क्या बात है, एक तरफ तुम सेल्फ गवर्नमेंट की बात करो तो तुम रॉलेट एक्ट लेकर आ रहे हो। फिर उसके बाद एक और इवेंट हाथों हाथ हो जाता है, जलियांवाला बाग। भाई साहब ऐसा कहते हैं कि जलियांवाला बाग अगर नहीं होता ना तो क्या पता ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट है ना, यानी कि उसकी जो पावर है, उसकी लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन नहीं उठता। अभी तक क्या था, पर लोग कह रहे थे अरे आप ही रूल करो, हमको सेल्फ गवर्नमेंट दे दो, अरे आप ही रूल करो, हमको क्या, हमारे लिए लॉज बनाओ, हमारे लिए सोचो। लेकिन जब जलियांवाला बाग हुआ, पहले ट्रस्ट ब्रेक करा कैसे, इन्होंने सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस की बात करी, टाइम लिमिट की बात नहीं करी, फिर रॉलेट एक्ट लेकर। जलियांवाला बाग के बाद तो भैया ऐसा हुआ कि इनकी लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन उठने लग गए कि भैया जो अपन को रूल कर भी रहे और अपन इनसे सेल्फ गवर्नमेंट मांग रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, अपन इनसे क्यों मांग रहे हैं। ये धीरे धीरे बीज निकल के आ गया इंडिपेंडेंस का। ये इंडिपेंडेंस का बीज इससे पहले था नहीं, इससे पहले तो अपन सेल्फ गवर्नमेंट में थे, अपन ने इंडिपेंडेंस की तो बातें आज तक करी नहीं भाई। ये बात कब करी, जब इन्होंने जलियांवाला बाग करा ना, तब इनका रियल फेस सामने आने लगा वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कि भाई ये किस लेजिटिमेसी से अपन को रूल कर रहे हैं, किस लेजिटिमेसी से, इनका खुद का तो कुछ लॉ है ही नहीं। ये लोग तो रॉलेट एक्ट लेकर आ रहे हैं, ये लोग जलियांवाला बाग कर रहे हैं, ये लोग तो ओपन किलिंग कर रहे हैं, ओपन किलिंग ऑफ मासेस कर रहे हैं। तब जाकर इनके दिमाग में और चीजें आने लगी। तो इसके बाद ये लोग लेकर आएंगे 1990 एक्ट। ये सारे प्रोसेस के बाद ही आप समझो कि अब जो इनका जो इंडियंस का थॉट प्रोसेस है ना, वो चेंज हो गया इनकी हरकतों की वजह से, महात्मा गांधी जी की एंट्री की वजह से, वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से। ये सारे इवेंट ये सारे 10 साल में एक साथ हो गए। पहले 30-30 साल तक एक एक इवेंट हो रहा है, 50-50 साल में हो रहा है, अब क्या 3-4 इवेंट भाई साहब एक साथ हो गए बड़े बड़े। जब ये एक साथ हो गए बड़े बड़े, तब जाकर इनकी आंखें खुली कि भाई ये अपने लिए नहीं है, हम तो इमोशनली इनका वॉर में साथ दे रहे हैं, सब कुछ करेगी, ये हमारा साथ देंगे, हम इनका देंगे। वो तो बैकग्राउंड में भाई साहब उनको मतलब नहीं है, वो तो अपना कर जा रहे हैं अपना मस्ती से। उन्होंने जैसे वर्ल्ड वॉर 1 जीते, उन्होंने तो डिटेंशन विदाउट ट्रायल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पुलिस पावर से करा गए। लेकिन अब सामने कौन था, हमारे हीरो महात्मा गांधी जी। ये सब समझ रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, इनके दिमाग बहुत तेज था, ये भाई साहब सुपर वुमन थे। ये ऐसे समझ रहे थे, यूं इनको एक एक चीज पता थी, इन्होंने एक एक चीज डिफाइन करी थी। सो बेसिकली ये चीजें होती है। तो 1919 एक्ट पे आते हैं। बट अगेन जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि अपन सिर्फ लर्निंग के लिए नहीं पढ़ते कि अपन एक रटने के लिए पढ़ रहे हैं या एग्जाम पास करने के लिए पढ़े, अपन चीजें समझने के लिए पढ़ते हैं। अब क्या होगा, ये 1919 एक्ट होगा ना, अब यहाँ से क्योंकि मैंने आपको बोला कि ब्रिटिशर्स की लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन उठेगा, सेल्फ गवर्नेंस की बात आ रही है, इंडिपेंडेंस तक बात पहुंचेगी, तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि अपन कुछ 5-6 टर्म्स का मीनिंग क्लियर कर लें कि भाई इनका मतलब क्या होता है, इनको डिफरेंस पता कर पाएं कि अपन इन सबको, अपन एक अच्छे स्टूडेंट से, अपन एक अच्छे नागरिक, अपन को उनका मतलब पता होना चाहिए। सो बेसिकली अपन उन 5-6 चीज़ों का मतलब समझ के फिर अपन 1919 एक्ट पे आएंगे। ठीक है, फर्स्ट कंसेप्ट अपन समझते हैं इस पूरी इसमें, इंपीरियलिज्म।
अपन ने नारे पढ़ो, डाउन डाउन इंपीरियलिज्म, डाउन डाउन इंपीरियलिज्म। भाई वो यही इंपीरियलिज्म की बात करते हैं। बेसिकली इंपीरियलिज्म होता क्या है? क्या होता है कि कोई एक पावरफुल, यानी कि अपनी पावर एक्सटेंड करता है, प्रैक्टिस योर एडवोकेसी ऑफ एक्सटेंडिंग पावर। कैसे? या तो डायरेक्ट टेरिटरी आप एक्वायर कर लो, या फिर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ अदर टेरिटरीज कर लो। इंडिया के साथ ये हुआ था। फिर डायरेक्टली टेरिटरी तो उन्होंने एक्वायर करी नहीं थी। ऐसा तो नहीं है कि वो एक आर्मी लेकर आया और इंडिया को एक्वायर कर लिया, नहीं। इंडिया का पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ अदर टेरिटरीज एंड पीपल। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है थ्रू कॉलोनाइजेशन। यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स बीच इसमें होता है अदर मीन्स, लेकिन बेसिकली अपने साथ ये हुआ था। इसको अपन थोड़ा देसी भाषा में समझ पाए। भाई आप एक आजकल आप हर एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, जो एप्लीकेशन आती है आप डाउनलोड करते हो। वो एप्लीकेशन सबसे पहले तो आपको हेल्प करती है, कन्वीनियंस देती है आपको। धीरे धीरे क्या करती है, वो आपका डेटा कंट्रोल करने लग जाती है। वो आपका डेटा एक पूरा एनालिसिस करने लग जाती है। उसके बाद वो ऐड भी वही देगी जो आपके इंटरेस्ट के होंगे। बेसिकली वो आपकी चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करने लग जाती है। आपको नहीं पता, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है अभी, लेकिन आपकी चॉइसेस को इन्फ्लुएंस वो करने लग जाती है। उसके बाद इट लॉक्स यू इनटू इंडिपेंडेंसी। आप उसके एकदम आदी हो जाता है। आज को बोल दो व्हाट्सएप हटा दे, आधे लोग के तो जान ही बसी पड़ी उसमें। द ब्रिटिश डिडंट कॉन्कर इंडिया इन वन डे, एक दिन में नहीं करा। इंपीरियलिज्म एंटेड क्वाइटली थ्रू ट्रेड एंड देन एक्सपैंडेड थ्रू पावर। सो बेसिकली इंपीरियलिज्म से क्या हुआ, धीरे धीरे करके उन्होंने पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इंडिया को अपना गुलाम बनाया। दूसरी चीज क्या होती है, कॉलोनी वर्सेस स्लेव स्टेट। कॉलोनी बेसिकली ऐसा है कि भाई जैसे इंडिया एक कॉलोनी थी ब्रिटिश की, ब्रिटिश एक अलग, ब्रिटेन एक अलग जगह है, इंडिया एक अलग जगह, इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी है। वो अलग जगह है, हम अलग जगह हैं। ये हो गई कॉलोनी। कैसे? इन कॉलोनी पीपल हु लिव इन आर नॉट सिटीजन ऑफ इंपीरियल पावर। यानी कि अपन इंपीरियल पावर के सिटीजन से क्या, अपन ब्रिटेन के सिटीजन से क्या, नहीं। अपन लोग सिटीजन इंडिया के ही थे, लेकिन अपन पर ऊपर कॉलोनी, अपन किसकी कॉलोनी थे, ब्रिटिशर्स की। स्लेव स्टेट में क्या होता है, पीपल आर ट्रीटेड एज प्रॉपर्टीज एंड कंसिडर्ड एज प्रॉपर्टी ऑफ ओनर्स। यानी कि सपोज ब्रिटिश जब इंडिया को रूल करे तो इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी थी, लेकिन सपोज इंडियन फैमिली के पास ही कोई इंडियन स्लेव है सपोज, तो वो स्लेव है। तो बेसिकली इंडियंस यहाँ पर अगर इधर के ही सिटीजन है और इधर ही कोई रूल कर रहा है उनके ऊपर, तो वो सारी स्लेव स्टेट हो जाएगी। ठीक है, तो कॉलोनी इज कंट्रोल्ड, अ स्लेव स्टेट इज एक्सप्लॉइटेड विदाउट डिग्निटी और फ्रीडम। दोनों में ये फर्क है। तीसरा डोमिनियन स्टेटस, जो कि मैंने अभी 1917 या 1919 के करीब जो बात करी सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस की, वो यहाँ लेके जाता है। ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं है, ठीक है। विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, सेल्फ गवर्निंग नेशन विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। ऑटोनॉमी आपके पास बहुत होगी, काफी ऑटोनॉमी होगी, लेकिन टेक्निकली आप इंपीरियल पावर के ही पार्ट होगे। गवर्नमेंट अपनी होगी, लॉज अपने होंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू ब्रिटिश क्राउन। बेसिकली आप ये समझो कि आप एक घर के बेटे हो या बेटी हो, जो भी हो, आप बेटी हो, आप बड़े होते हो, उसके बाद आप खुद की पैसा कमाते हो, खुद का घर लेते हो, खुद के डिसीजन लेते हो, लेकिन स्टिल फैमिली का पार्ट रहते हो। भाई कार कौन सी खरीदनी है आप डिसाइड करोगे कि मेरे को ये कार खरीदनी है, लेकिन आप रह फैमिली के साथ रहे हो फॉर एग्जांपल, तो फिर आपको रिस्पेक्ट द हेड ऑफ द फैमिली, यानी कि आपको बड़ों की सुननी पड़ेगी। फिर भी आप सपोज कार लेने जाओगे तो मे भी आप बड़ों से डिसीजन डिस्कस करोगे, उनसे लोगे कि भाई ऐसे करे वैसे खरीदे। तो बेसिकली आप हो सब खुद के लिए, सब डिसीजन आपके ही है, लेकिन आप एक बड़ी अथॉरिटी को रिस्पेक्ट के नाते या फिर उसमें आप एक पार्ट के नाते हो। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज डोमिनियन स्टेटस। सुजरेनिटी फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट रूल, ये बेसिकली किसके लिए है कि आपने कोई जैसे प्रिंसली स्टेट है, उसको ब्रिटिशर्स ने अनेक्स नहीं करा, लेकिन वो रूल तभी कर सकते जब तक ये चाहे। कैसे? डज नॉट डायरेक्टली कंट्रोल द ट्रिब्यूटरी स्टेट बट इट डज हैव पावर टू इंटरवीन इन इट्स अफेयर्स। तो ये डोमिनियन से कैसे अलग है? डोमिनियन स्टेटस में क्या सब्जेक्ट टू ब्रिटिश क्राउन है, कोई डिसीजन है कुछ भी, कुछ डिसीजन ब्रिटिश क्राउन के पास ही है मेन। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो ये पूरा ट्रिब्यूटरी स्टेट है ना, ये डायरेक्टली कंट्रोल भी नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभी उनके अफेयर्स में इंटरफेयर कर सकते हैं जो कि उनके फायदे के लिए हो। बेसिकली सीनियर्स टू जूनियर्स जो रहते हैं स्कूल में, आप आपके क्लासरूम मैटर्स खुद मैनेज कर सकते हो, लेकिन आउटसाइड डिसीजंस यानी कि फाइट्स, कॉम्पिटिशंस, मेजर रूल्स हैं विल बी कंट्रोल्ड बाय सीनियर्स। यानी कि सपोज जहां पर आपकी अपनी खुद की बात है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे आप क्लासरूम से बाहर जाकर डील करने लगोगे दूसरी क्लासरूम में दूसरे बच्चों से, तब जाकर आपको सीनियर्स की परमिशन, सीनियर्स की हेल्प या कुछ भी लेनी पड़ेगी। तो वो ये वाला कंसेप्ट है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंट से ये भी समवॉट ब्रिटिश एम्पायर से रिलेटेड और प्रिंसली स्टेट से रिलेटेड, ये ब्रिटिश एम्पायर प्रिंसली स्टेट से रिलेटेड अपना करता था। आप एक ऐसा समझो कि एक बहुत बड़ा मॉल है, मॉल के अंदर शॉपकीपर्स है, खुद की शॉप है, खुद की शॉप मैनेज कर रहा है, खुद खोल रहा है, खुद बंद कर रहा है, उसकी मर्जी दिन में 3 बजे खोल रहा है, शाम को 6 बजे बंद कर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा।
वो खुद ओनर है उस वाले मॉल का, सॉरी शॉप का, उस मॉल में, लेकिन फिर भी उसको कुछ रूल्स मॉल के फॉलो करने पड़ेंगे। द शॉपकीपर लुक्स इंडिपेंडेंट बट अल्टीमेट अथॉरिटी बिलोंग्स टू द मॉल ओनर। मतलब बेसिकली वो है इंडिपेंडेंट, लेकिन कुछ अथॉरिटी जो है मॉल ओनर के पास है ना। आप उस तरीके से इसको समझो कि डॉक्टर पैरामुंसी यही है, ब्रिटिश डॉक्ट्राइन दैट असर्ट द सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर प्रिंसली स्टेट्स डेवलप्ड इन 19th सेंचुरी टू कंसोलिडेट ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडिया। किसको? ब्रिटिश क्राउन को, किसके ऊपर? प्रिंसली स्टेट्स को। इसमें ऐसा कहते हैं किंग्स कुड रूल ओनली एज लॉन्ग एज द ब्रिटिश अलाउड देम टू। रूल आप करोगे लेकिन जब तक हम अलाउ करेंगे। तो ये हो गया पैरामाउंसी। एक कंसेप्ट आता है फेडरेशन। बेसिकली फेडरेशन मतलब एक, जैसे इंडिया बहुत बड़ा है, ऐसे करके बड़ी कंट्रीज हो, बेसिकली छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ये मिलकर एक फेडरेशन बनाते हैं, या फिर एक फेडरेशन खुद को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है, ताकि जैसे अपने यहाँ पर है स्टेट गवर्नमेंट है, बहुत सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती है, लेकिन एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, तो अपन एक बेसिकली फेडरेशन है। अपन कौन सा फेडरेशन है अपन आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन फेडरेशन मतलब unite smaller more diverse states into larger more powerful entity. They can also be formed as a way to balance power of different regions of growth within a country. ठीक है, अब इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, कल्चर्स हैं, ये सब करके यूनाइट कैसे होंगे? अब एक जना अगर मान लो दिल्ली में बैठ के साउथ का केरला कंट्रोल करेगा तो नहीं कर पाएगा कंप्लीटली। उसको केरला वहाँ पर जाकर अपना जो है स्टेट गवर्नमेंट वहाँ की होगी, जो कि वहाँ की लोकल अथॉरिटी रूल, वही डिसेंट्रलाइजेशन वाली बात है, तो उनको समझेगी। तो ये फेडरेशन है, यानी इंडिया एज अ होल तो एक है, लेकिन दी छोटे छोटे पावर सेंटर्स भी डेवलप्ड हैं। अरे भाई सिंपल सी बात है, ज्वाइंट फैमिली में 3 भाई होते हैं आजकल, 4 भाई हो गए, 2 भाई हो गए, रहे एक बिल्डिंग में रहे, लेकिन उन दोनों की किचन अलग अलग है, घर एक ही है लेकिन किचन अलग अलग है, ताकि डिस्प्यूट अराइज नहीं हो। डिस्प्यूट अराइज होंगे तब के देखेंगे, वही सेम फॉर्म है। घर किसका है? घर शर्मा जी का है, शर्मा जी का बड़ा बेटा ऊपर रहता है, शर्मा जी का छोटा बेटा नीचे रहता है, दोनों की किचन अलग अलग है, तो इंडिविजुअली वो अपनी अपनी फैमिली मैनेज करे, लेकिन फैमिली एज अ पार्ट एज अ होल एक घर में रह रहे। दिस इज व्हाट इज नोन है बेसिकली फेडरेशन। अपन ये सारी चीजें रोज करते हैं भाई, रोज करते हैं, लेकिन बस इसको क्या थोड़ा सा लीगली और उनको समझ के अपन उसको अप्लाई कर दे तो ये सारा अपन समझेंगे। अच्छा, ये अपन पढ़ क्यों रहे? क्योंकि अपन ना यहाँ से 1919 से, यहाँ से कि 1919 से अपन चलेंगे इंडिपेंडेंस की तरफ। भाई अपने को आज़ादी मिलने वाली है ना, अपन 1919 में तो पहुंच ही गए, लगभग 30 साल, अब कितना 28 साल में अपन को आज़ादी मिलने वाली है। ठीक है, तो 28 साल में आज़ादी मिलेगी कैसे? पहले अपन क्या, पहला स्टेप क्या होता है? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं ना, उन सबको खुद की ऑटोनॉमी मिले। बाइकैमरलिज्म एंड डिवीजन ऑफ पावर्स, डायरार्की, ये सब अपन अभी आगे वाले एक्ट में पढ़ेंगे। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये वर्ड्स बैठने लग जाए, क्योंकि अब अपन क्या होगा, अभी तक क्या था, अपन हिस्ट्री पढ़ रहे थे ज़्यादा, और हिस्ट्री को पॉलिटी से कनेक्ट कर पा रहे थे। अब अपन पॉलिटी के टूवर्ड्स मूव करते जा रहे हैं। अब पॉलिटी के टूवर्ड्स मूव कर रहे हैं तो अपन बाइकैमरलिज्म, डिवीजन ऑफ पावर्स, डायरार्की, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट टर्म्स है, तो यूज क्यों हो जाए अपन। सेकंड स्टेप, प्रिंसली स्टेट्स विल गेट रिड ऑफ ये सुवरेनिटी, तो मैंने पहले पढ़ाया था आपको, तो रेड ऑफ मतलब अब ये थोड़े से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तीसरा, फेडरेशन फॉर्म होना चाहिए। चौथा, डोमिनियन स्टेटस, यानी कि डायरेक्ट इंडिपेंडेंस नहीं है लेकिन फिर भी खुद की ऑटोनॉमी हो जाए। फिर पांचवा, फाइनल कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो अपन यहाँ से चलते हैं, फिर कॉलोनी से फेडरेशन, फेडरेशन से डोमिनियन, डोमिनियन से सोवरेन, जो कि अपन 1947 में जाकर बनेंगे। ठीक है, यहाँ के बाद अपना नेक्स्ट व्हाट आता है, अपन गांधी जी आए, पॉलिसी में चेंज हुआ, फिर उसके बाद आते हैं मॉन्टेगू चेल्सफॉर्म रिफॉर्म्स 1919। यहाँ से अपन आगे जाकर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी तक का आपको पूरा बैकग्राउंड समझ में आना चाहिए कि 1909 से 1919 तक में बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। उन ड्रास्टिकली चेंजेस का रिजल्ट है मॉन्टेगू चेल्सफॉर्म रिफॉर्म्स 1919। अब ये रिफॉर्म्स उन सारी ड्रामेटिक इवेंट्स को कैसे एड्रेस करेगा, और फिर इसको कांग्रेस कैसे लेगी, महात्मा गांधी जी कैसे लेंगे, मुस्लिम लीग कैसे लेगी, और आम आदमी कैसे लेगा, फिर आगे जाकर ये आगे जाके कैसे अपना रोड टू इंडिपेंडेंस अपन चलेंगे, और आगे जाकर फाइनली इंडिपेंडेंस लेंगे, ये अपन समझेंगे नेक्स्ट क्लास में।